उत्तर का आकाश पार्ट 2। मैं कुछ देर बंद दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर उसे पीटने लगा। अंदर का शोर इतना अधिक था कि उसमें मेरा दरवाज़ा पीटना बेकार हो गया। जब बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तब मैं चुपचाप खड़ा हो गया। महिलाएं चिल्ला रही थीं, मैं बेबस छटपटा रहा था। उस दिन के जितना असहाय मैंने खुद को कभी नहीं पाया। कुछ देर बाद हान बाहर निकले। मैं घर के पीछे छिप गया। जब हान चले गए तब मैं अंदर गया। थामे दम तोड़ चुका था। मेरे पिता और थामे के पिता गंभीर रूप से घायल थे। मेरी माँ और थामे की माँ एक दूसरे से सटी खड़ी भय से जड़ हो गई थीं। लड़कियों ने खुद को अंदर के कमरे में बंद कर लिया था। व्यक्ति आकाश की तरफ देखने लगा। 30 साल पहले का वह हृदय विदारक दृश्य उसकी आंखों में तैर गया। उसकी आंखें लावा उगलने लगीं और सांस तेज चलने लगी। उस समय बदले में कुछ न कर पाने की पीड़ा आज भी उसके चेहरे पर जस की तस जमा थी। मेरे मन में भी एक अजीब सा अवसाद फैल गया। मैंने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। मुझे ध्यान आया कि नाश्ते के बाद से मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी, जबकि इतनी ठंड में अब तक 2-4 पी डालता। जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मैंने उसकी तरफ बढ़ाया। अब तक वह कुछ संयत हो गया था। उसने एक सिगरेट निकालकर होठों में दबा ली। मैंने भी एक सिगरेट ली। लाइटर से उसकी और अपनी सिगरेट जला ली। 1-2 गहरे कश के बाद वह खांसने लगा। थोड़ी देर बाद जब संभाला तो फिर बताना शुरू किया। बहुत अन्याय हुआ है बाबूजी, कब तक सहते रहेंगे। मैं चुप नहीं बैठा था। कई संगठन बनाए थे मैंने। तब मैं जवान था, बड़ा उत्साह था मुझ में। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। मैं कमज़ोर और अकेला पड़ गया। हाथ के इशारे से उसने बताया, इधर देखिए बाबूजी, ये जो सामने की पहाड़ी है, ठीक उसके बगल से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ एक तिब्बती मंदिर है। सैकड़ों लामा वहाँ चक्र घुमाते, ध्यान लगाते पड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ, चक्र हिलाने से तिब्बत आज़ाद नहीं होगा। उठो, जोश में आओ, कुछ करो, जवानों में जोश भरो। तुम्हें कितने बच्चे हैं? मैं विषय को बदलकर मूल कहानी पर लाने का प्रयास करता हूँ। 2 हैं बाबूजी, दोनों बेटे हैं। अब तो बाल बच्चे वाले हो गए हैं, पर हैं सब निकम्मे। खाते पीते पड़े रहते हैं। कुछ काम धंधा नहीं करते हैं? करते हैं बाबूजी, अपना घर-बार अच्छे से संभालते हैं। हम दोनों का भी ध्यान रखते हैं। फिर किस बात की चिंता है? चिंता क्यों नहीं है बाबूजी? मैं इतना प्रयास करता हूँ कि इनकी बाहें फड़कें, इनका खून गर्म हो, पर सब बेकार। मैंने जो यातनाएं भोगी हैं वो सब बताता हूँ, किंतु मसूरी की हवा इतनी ठंडी है कि इनकी नसें तक जम गई हैं। खून गर्म होने की बात तो दूर, पिघलता तक नहीं है। घरवाली कहती है, इसमें बच्चों का क्या कसूर? जहाँ इनका जन्म हुआ है वहीं से इनको लगाव होगा। तिब्बत से इन्हें क्या लेना देना? तुम्हारी शादी थामे की बहन से ही हुई या किसी दूसरी लड़की से? मैंने प्रश्न किया। वही तो बता रहा था बाबूजी। वह फिर से अपनी अधूरी कहानी पर आ गया। वह रात बड़ी भयावह थी और शायद अब तक की सबसे लंबी भी। माँ सिसकते सिसकते खामोश हो गई थी। थामे की माँ बेहोश पड़ी थी। थामे के पिता को सवेरे तक होश आ गया था, किंतु उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। वो लंगड़े हो गए थे। मेरे पिता की आंत में चोट लगी थी। धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो गई और 15 दिन बाद वो भी चल बसे। दोरजे परिवार पूरी तरह सुरक्षित था और डर के मारे रात में ही अपने घर चला गया था। थामे के माँ बाप अब अपनी बेटियों के बारे में अधिक चिंतित रहने लगे थे। इस घटना के कुछ महीने बाद उन्होंने बड़ी बेटी की शादी कर दी। जब थामे था तब तय हुआ था कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर दी जाएगी, लेकिन अब परिस्थिति पलट चुकी थी। एक अदृश्य डर थामे के माँ बाप को खाए जा रहा था। हान का डर नहीं बाबूजी, अकेलेपन का डर। वीरान एकांत में थामे की यादों के उमड़ आने का डर, जो लाख न चाहने पर भी उमड़ती ही रहती थी। दोनों बेटियां अगर एक साथ विदा हो गईं, तब तो भाई भाई भन्नाता वह घर थामे के माँ बाप की धड़कन को ही दबोच लेगा। इसलिए तय हुआ कि घर एक साथ खाली न करके सोमम की शादी साल 6 महीने में मेरे साथ कर दी जाएगी। अब सोमम पहले जैसी चहकती नहीं थी।
उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह डरावनी लगने लगी थीं। मैं उसे पहले जैसा ही देखना चाहता था, इसलिए तरह तरह की युक्ति खोजता था जिससे वह खिलखिलाकर हंस दे। ऐसे ही एक दिन मुझे इतनी निर्मम युक्ति सूझी कि आज तक उसकी फुफकार सुनाई देती है। हाँ बाबूजी, उस दिन वह पहाड़ी पर घास काट रही थी, एकदम सीधी पहाड़ी। मैं वहाँ पहुँचा, उसने मुझे नहीं देखा। मैंने उसे चौंकाना चाहा। सोमम हान सुनते ही वह ऐसी लड़खड़ाई बाबूजी कि बस उसकी आवाज़ ही गूंजती रह गई, बचाओ बचाओ। इतनी भयानक स्मृति के उधर जाने से वो फिर आहत हो गया। मैंने स्वयं को गुनहगार माना। राख के ढेर से इतनी पुरानी टीस को टटोल टटोल कर निकालने का काम तो मैंने ही किया था। उसके चेहरे पर अंतहीन दर्द फैल गया। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो आगे बताने लगा। उसकी आवाज़ अब कुछ अधिक भीगी भीगी सी हो गई। एक के बाद एक इस तरह घटती घटनाओं ने मुझे तोड़ दिया। जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। मैं स्वयं को हत्यारा मानने लगा था। मानने क्या लगा था ही। अब न खुशी रह गई थी न उल्लास। सिर्फ एक सहमी सहमी सी घबराहट चौबीसों घंटे पीछा करती रहती थी। नियति को शायद यही मंजूर था, किंतु पश्चाताप की आग एक लकीर बनकर सांप सी बल खाती मेरे अंतस में तैरती रहती थी। हान के रुकने और जाने में अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी, किंतु संदेही हान मुझ पर तनिक भी भरोसा न करते। पकड़कर घंटों बैठा लेते। उनके प्रश्नों से मैं तिलमिला कर रह जाता। माँ अब अधिक डरने लगी थीं और चाहती थी कि मैं कहीं चला जाऊं, देश छोड़ दूं। जान तो बची रहेगी। मेरा भी मन अब वहाँ नहीं लगता था। तमाम यादें मुझे जकड़ लेती थीं। जो पहाड़ मुझे इतने प्यारे लगते थे वही अब डरावने लगने लगे। चारों तरफ एक राक्षस हुंकारता रहता था। फिर भी मैं वहाँ से आना नहीं चाहता था। मैं ना तो माँ को छोड़ सकता था ना देश को। माँ रात दिन एक ही रट लगाए रहती। उनका कहना था कि कुछ दिन की तो बात है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं फिर से लौट आऊँगा और तब तक वो अकेली रह लेंगी। मेरी भोली माँ अंगारे में बर्फ मिलने की उम्मीद कर रही थी। मैं उलझ गया था। मेरे मन में अनेक सवाल उठने लगे थे। लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। द्वंद्व मचा था दिल और दिमाग में। उचित अनुचित, न्याय अन्याय का द्वंद्व। उलझन बढ़ती जा रही थी, पर माँ पल पल टूट रही थी, घुट रही थी। मुझे वहाँ से हटाने व रखने दोनों बातों से। मैं उनकी छटपटाहट को देख रहा था। जानता था मेरे वहाँ न रहने से वो जितना रोती हैं, हट जाने से उससे अधिक रोएंगी। फिर एक रात, भयानक ठंडी रात, उस न्याय के द्वंद्व के बीच मैं माँ के लिए माँ को छोड़कर भाग आया। माँ जो करना चाहती थी कर ली, लेकिन मैं कुछ दूर चलता, फिर पलट पलट कर पीछे देखता। जी करता लौट जाऊं, फिर सीने में उठती आग को दबाता मैं आगे बढ़ता। छूटते पहाड़ मुझे रुक जाने को कह रहे थे। मेरा इरादा बदलता भी, लेकिन फिर ना जाने कैसे मैं आगे बढ़ने लगता। दारुण ठंड में पहाड़ दर पहाड़ लांघता, छुपता छुपाता आपके देश में आ गया। किंतु सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी आत्मा वहीं रह गई। तिब्बत देखे बहुत दिन हो गए। कितने उत्सव मेले त्योहार बीत गए होंगे अब तक। माँ की भी कुछ खबर नहीं मिली। अब जब कुछ करके पाने में असमर्थ हो गया हूँ, तब उत्तर के आकाश में तिब्बत तलाशता हूँ। आकाश में अधिक बादल देख अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि वहाँ भी बादल होंगे। धूप देख सोच लेता हूँ कि वहाँ भी धूप खिली होगी। व्यक्ति चुप हो जाता है। उसके बारे में जानने को मैं जितना आतुर था, जानकर उतना ही अवसाद से भर जाता हूँ। होटल में पराठा बनाते लड़के ने व्यक्ति को आवाज़ लगाई। उससे ऊनी कपड़ा खरीदने कुछ ग्राहक आ गए थे। मैं बड़े आदर के साथ व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। वो घुटने पर हाथ रखकर उठता है, उत्तर के आकाश की ओर निहारता है तथा हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपने बोझिल कदमों से धीरे धीरे चलता हुआ होटल में चला जाता है। मैं भी उठता हूँ। अब मसूरी घूमने की मेरी इच्छा तिरोहित हो गई है। मीलों फैले पहाड़ जिन्हें देखकर मन में मस्ती सी छा जाती थी, न जाने क्यों खामोश और उदास लग रहे हैं। मैं सिगरेट निकालता हूँ, सुलगाकर होठों में दबा लेता हूँ। टीले पर बैठा लड़का भी अब बांसुरी बजा रहा है, किंतु अब उस धुन की मधुरता कहीं खो गई है।